हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बुद्धि का एक कारक व द्विकारक सिद्धांत। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बुद्धि के और भी जितने सिद्धांत हैं उसको। तो हम स्टार्ट करते हैं बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत से। इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। इन्होंने कहा था बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक कारक विशिष्ट मानसिक योग्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी मानसिक कार्य को करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक साथ मिलकर सहायता करते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों में जो छोटे छोटे कारकों के भिन्न भिन्न समूहों की आवश्यकता होती है। यदि दो मानसिक कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो दो बहुकारक सिद्धांत के अनुसार इसका कारण दोनों मानसिक कार्यों को करने में कुछ कारकों का उभयनिष्ठ होना है। यह सिद्धांत सामान्य बुद्धि जैसे किसी कारक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। कुछ मानसिक क्रियाओं में काफ़ी तत्व उभयनिष्ठ होते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की मानसिक क्रियाओं को किसी एक वर्ग में रखकर विशिष्ट नाम देना व्यवहारिक दृष्टि से लाभप्रद हो सकता है। ये कहा था थॉर्नडाइक ने। ये है इनका, मान लीजिए ये बुद्धि है तो इसमें असंख्य क्या है, मानसिक क्रिया है। और प्रत्येक मानसिक क्रिया क्या कहा गया है कि छोटे छोटे भिन्न भिन्न समूहों की आवश्यकता होती है प्रत्येक मानसिक क्रिया को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने में क्या होता है, अगर हम स्टडी करते हैं तो कोई भी चीज़ पहले हम दृश्य मतलब देखते हैं उसको, फिर उसमें अगर शब्द प्रवाह होता है या तो संकेत होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, संकेतों को समझते हैं या तो शब्दों को बोलते हैं, शब्दों को समझते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने मेमोरी में उसको क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, उसको लर्न करते हैं। तो इसमें 3-4 प्रोसेस होता है पढ़ने में। तो इसी तरह किसी भी मानसिक क्रिया को करने में छोटे छोटे भिन्न समूहों की आवश्यकता होती है। उसमें कई अनेक कार्य होते हैं एक ही मानसिक क्रिया में, जिसको कि प्रत्येक व्यक्ति करता है। ये कहा था थॉर्नडाइक ने। अब हम बात करेंगे समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थर्स्टन। इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई हैं। इन्होंने कहा बुद्धि न तो सामान्य कारक से निर्धारित होती है, न ही असंख्य सूक्ष्म व विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनी होती है। इनके अनुसार एक जैसी मानसिक क्रियाओं में कोई एक प्राथमिक कारक उभयनिष्ठ होता है जो उन सभी मनोवैज्ञानिक क्रियाओं को कार्यवाहक दृष्टि से समाकलित करता है। कुछ मानसिक क्रियाएं एक समूह का निर्माण करती हैं जिनमें कोई एक प्राथमिक कारक या समूह कारक प्रमुख भूमिका अदा करता है। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें कई ढेर सारी मानसिक क्रियाएं होती हैं जो एक समूह का निर्माण करती हैं। तो सभी मानसिक क्रियाओं में एक जो मानसिक क्रिया होती है वो उभयनिष्ठ होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी तरह से समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम अभी एग्जाम्पल लिए थे पढ़ने का, तो पढ़ने में सबसे ज़्यादा उभयनिष्ठ कारक क्या होगा, हम देख रहे हैं, शब्दों को समझ रहे हैं, उसको हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम याद कर रहे हैं। तो पढ़ने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जो भी शब्द लिखे हुए हैं उसको पढ़ना जानना, मतलब हमें पढ़ना आता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हमारे लिए ये मानसिक क्रिया हुई, उभयनिष्ठ क्रिया हुई कि हम पढ़ना जानते हैं, तभी तो हम पढ़ पाएंगे किसी चीज़ को, तभी हम रीड करेंगे। अगर हमें शब्दों के बारे में जानकारी होगी तभी हम उस चीज़ को पढ़ पाएंगे। तो ये मानसिक क्रिया क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई, मतलब सबसे अधिक भूमिका अदा कर रही है। इसी तरह इन्होंने कहा था कि ऐसी 7 प्राथमिक मानसिक क्रियाएं होती हैं जिससे हम सभी कार्य को करते हैं, जिसे हम पीएमए टेस्ट, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज टेस्ट कहते हैं। 7 तरह का जो मानसिक योग्यता है, शाब्दिक अर्थ क्षमता है, शब्द प्रवाह क्षमता है, स्थान संबंधी योग्यता है, आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता और प्रत्यक्ष संबंधी क्षमता। ये इन्होंने 7 मानसिक योग्यताएं बताई हैं। प्रत्येक जटिल मानसिक कार्य में इन 7 की कुछ न कुछ आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए थर्स्टन ने इन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहा है। किसी मानसिक कार्य में इनमें से कुछ कारकों का अधिक उपयोग होता है तो किसी और कारकों का कम उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है कैटल। इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए हैं। पहला है तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को इन्होंने जी कारक समान माना है। इसमें होती है तर्क शक्ति और इन्होंने इसको वंशानुक्रम माना है। ठोस बुद्धि तरल बुद्धि का उपयोग कर अर्जित किया जाता है।
इसे वातावरण की देन माना जाता है। इसको हम कैसे समझते हैं? जैसे जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके पास भी तो मानसिक योग्यता होती है, आखिर वो कार्यों को कैसे करता है? जैसे बच्चा ही होता है तो वो रोता है, वो हंसता है, वो समझता है लोगों को। जब लोग आवाज़ करने लगते हैं, लोग बोलते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी योग्यताएं क्या होती है? ये सारी योग्यताएं जी कारक होती है, सामान्य कारक। जो प्रत्येक व्यक्ति जब पैदा होता है तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो सामान्य कारक होता है वो अलग अलग मात्रा में होता है, भिन्न भिन्न होता है। यही होता है समान कारक, जो व्यक्ति को वंशानुक्रम प्राप्त होते हैं। फिर हम ठोस बुद्धि आ जाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, अगर 10 व्यक्ति पैदा हुए तो उनका जो सामान्य कारक है वो अलग अलग है, लेकिन जो विशिष्ट कारक होता है, विशिष्ट कारक की मात्रा एक ही इंसान में अलग अलग विशिष्ट कारकों की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे अगर 3-4 बच्चे हैं तो अगर कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो सिंगर के अंदर जो गाने का है वो विशिष्ट कारक अधिक मात्रा में है, लेकिन हो सकता है उसको डांस ना आता हो तो वो मात्रा उसके अंदर कम होगी। तो इन लोगों ने क्या किया? क्या वो पैदा होते ही डांसर बन गए या सिंगर बन गए? नहीं, वातावरण में उन्होंने तरल बुद्धि का उपयोग कर उसको अर्जित किया है। मतलब अपना जो उनका जी फैक्टर है उसी का उपयोग करके इन्होंने इसको अर्जित किया है, जो ठोस बुद्धि है उसके द्वारा। यही वातावरण की देन है। जैसे बच्चा पैदा हो रहा है, उसके पास जो योग्यता है वो जी फैक्टर है, लेकिन जब वो अर्जित कर रहा है जो योग्यताएं, वो क्या है? वो है ठोस बुद्धि, अर्जित कारक, या तो हम इसको विशिष्ट कारक कह सकते हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं फिलिप बर्नर। मानसिक योग्यताएं क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती है, ये कहा था फिलिप बर्नर ने। जैसे कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके पास जी फैक्टर होता है। इन जी फैक्टर को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है, वी8 शैक्षिक योग्यता और केएम यांत्रिक योग्यता। जी फैक्टर का जो 2 कारक है वी8 और केएम मुख्य समूह कारक है। जो यांत्रिक योग्यता हो गया ये मुख्य समूह कारक है। जो शैक्षिक योग्यता होती है, मतलब जो वी8 है, ये क्या है? ये वंशानुक्रम है। और जो मुख्य समूह कारक इन्होंने माना है, जो केएम है, जो हमारा यांत्रिक योग्यता है, वो डिवाइड हो जाता है लघु समूह कारक में, जो कि इसे हम वातावरण मतलब अर्जित मानते हैं। ये जो कारक होते हैं इसको हम अर्जित मानते हैं कि इसको हम वातावरण से प्राप्त किए हैं, और यही सारे मिलकर वी8 प्लस केएम मिलकर बनाते हैं विशिष्ट कारकों का ये निर्माण करते हैं। और हम पढ़ेंगे बुद्धि का संरचना सिद्धांत। इसको हम त्रिविमीय संरचना या त्रिआयामी संरचना कहते हैं। इसके प्रतिपादक है जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने बुद्धि की 3 विमाएं बताई हैं, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। अब हम इन तीनों को डिटेल में करके पढ़ेंगे। बुद्धि की जो विमाएं हैं, पहला है विषय वस्तु, दूसरा है संक्रिया, तीसरा है उत्पाद। देखिए, जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट ही नहीं, अगर हम डेली यूज़ में ही अगर कोई भी चीज़ देख लेते हैं, जैसे खाना खाते हैं, बर्तन धुलते हैं, चलते हैं, कोई चीज़, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं? तो विषय वस्तु क्या होता है? सूचना के आधार पर संक्रिया, मतलब हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हमारी विषय वस्तु क्या होती है, कंटेंट क्या होता है। या तो हम किसी चीज़ को देखकर सोचते हैं, कोई क्रिया करते हैं, या तो किसी की बातें सुनकर या किसी चीज़ को सुनकर क्रिया करते हैं, या संकेतों को समझकर क्रिया करते हैं, या शाब्दिक माध्यम से क्रिया करते हैं, या तो हमारे व्यवहार से क्रिया होता है। तो ये क्या है? ये विषय वस्तु है कि एक इंसान तभी कुछ रिएक्ट करता है या तो कभी कुछ क्रिया करता है जब इन 5 में से कोई एक चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन संक्रिया पे। मानसिक क्रियाओं को करने में सक्रिय होता है ये 5 तरह के मानसिक क्रियाएं होती हैं इसमें है इसका। ये पहला होता है संज्ञान, दूसरा स्मृति, तीसरा अपसारी, चौथा अभिसारी और 5वां मूल्यांकन। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? जैसे जब व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है तो सबसे पहले उसे नॉलेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एरोप्लेन को देखा तो सबसे पहले क्या हुआ? उसका नॉलेज हमें हुआ कि हाँ ये एरोप्लेन है। फिर उसका जो चित्र है वो हमारे दिमाग में, हमारी स्मृति में आ गया। फिर उसके बाद हम अपसारी चिंतन, मतलब उसके विभिन्न पक्षों को देखकर हम सोचते हैं कि अच्छा हाँ ये इसका विल है, ये इसका कैबिनेट है, ये इसका ये है। तो हम उसकी हर चीज़ों के हर पक्षों को जानते हैं, हर पक्षों के बारे में सोचते हैं।
लेकिन फिर उसके बाद हम जो मेन चीज़ होता है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पार्ट पे हम क्या करते हैं, थिंक करते हैं, मतलब एक पक्ष पे हम सोचते हैं, तो वो हो गया हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग। फिर उस पक्ष को सोचने के बाद हमारा रिजल्ट क्या निकला, हम क्या मूल्यांकन किए, इवेल्युएट किए उस चीज़ को, फिर ये लास्ट में आता है। हम समझ गए जो अपसारी चिंतन होता है, जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो अपसारी चिंतन करते हैं, और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अभिसारी चिंतन करते हैं। फिर हम आते हैं उत्पाद पर। तो संक्रिया का परिणाम जो होता है वो 6 तरह का होता है, या तो इकाई में होगा, या वर्ग में होगा, या किसी वस्तु के बीच में संबंध होगा, या कोई पद्धति होगी, या तो स्थानांतरण होगा, या उससे कोई न कोई आशय हो गया, उस विषय वस्तु से कुछ न कुछ आशय हो गया जो हम क्रिया करेंगे। तो ये था बुद्धि का संरचना सिद्धांत, जो इसमें विभिन्न क्रियाएं थीं। अब हम पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरह से मानसिक क्रियाएं निकाला। इन्होंने बताया कि 5 संक्रिया है, 5 विषय वस्तु और 6 उत्पाद हैं। तो इससे क्या होगा, 150 मानसिक क्रियाएं होगी। 5 पचे 25 का 150। और इन्होंने बोला कि 5 संक्रिया, 4 विषय वस्तु और 6 उत्पाद, तब 120 मानसिक क्रियाएं। और फिर इन्होंने संक्रिया को 6 लिया, 6 संक्रिया, 5 विषय वस्तु और 6 उत्पाद, तब पूरा हो गया मानसिक क्रिया 180 मानसिक क्रियाएं। तो इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है उसमें 150 मानसिक क्रियाएं होती हैं, और इन्होंने 120 और 180 ये तीनों मानसिक क्रियाएं इन्होंने बताई। जो हमारा जनरल टॉकिंग टर्म है वो है 150 मानसिक क्रियाएं, 5 संक्रिया, 5 विषय वस्तु और 6 उत्पाद। ये था बुद्धि का संरचना मॉडल।